हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, तो क्लासरूम डिस्कोर्स का ये पार्ट 2 है जिसमें हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए फीचर्स होते क्या हैं क्लासरूम डिस्कोर्स के। सबसे पहला है एलिसिटेशन। एलिसिटेशन क्या है? द एक्ट ऑफ ड्राइंग आउट और ब्रिंगिंग फोर्थ इमोशन। किसी के अंदर से उसके इमोशंस बाहर निकाल कर लेकर आना, उसके ओपिनियंस भी। by which the teacher gets the learners to give information rather than giving it to them। तो जिससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा खुद से एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब लर्नर को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो खुद से अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रादर देन आप एज अ टीचर उसको दे। फॉर एन एग्जाम्पल, शो देम पिक्चर्स, फ्री हैंड ड्राइंग्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स टू ड्रॉ वोकैबुलरी। और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं डायलॉग्स वगैरह को। देखिए एलिसिटेशन का मतलब ये है कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें, बच्चे को मौका दें कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करे। मतलब टीचर ना बताए उसको, बच्चे से उस चीज़ों को ड्रॉ आउट किया जाए, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके जो भी ओपिनियंस हैं वो सब। जैसे कि इसमें आप उनको पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उनको कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग दिखा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई आप इसके ऊपर कोई भी वोकैब ड्रॉ कीजिए और कोई लाइंस राइट आउट कीजिए। तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप डायलॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें बच्चे एक बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये जो है लर्नर सेंटर्ड टेक्निक है। इसमें लर्निंग जो है वो मेमोरेबल होती है। आप देखिए खुद से करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हैं। अब एक बच्चा खुद से, एक लर्नर खुद से अगर चीज़ों को बताएगा तो वो लिंक करेगा अपनी नई नॉलेज और अपनी पुरानी नॉलेज में। तो दिया हुआ है लर्नर्स कैन लिंक न्यू एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, अप टू डेट होते रहते हैं बच्चे एंड स्टिमुलेट करते रहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब वो एक एक्टिव वे में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्ले क्वेश्चन। देखिए डिस्प्ले जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी होते हैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड बहुत ही इजी टर्म है जो हम काफ़ी बार लाइफ में सुन चुके हैं। क्लोज एंडेड में जहाँ पे आंसर सिर्फ एक ही होगा, ओपन एंडेड में आंसर मल्टीपल हो सकते हैं। तो क्लोज एंडेड में बच्चा मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व सा, रिजर्व सा हो जाता है कि भाई वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाता। हाँ, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे कि सपोज़ गांधी जी का बर्थडे कब आता है, तो 2 अक्टूबर। आंसर इज़ कॉमन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी लाइफ के बारे में बताइए तो वो एक ओपन एंडेड वाला आंसर हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिस्प्ले क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं जो क्लोज एंडेड होते हैं। उसमें आप शो कर सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चन को बच्चों से। इनमें क्या करती है टीचर, ऑलरेडी नोज द आंसर। टीचर को पहले से आंसर पता होता है और ये बात लर्नर को भी पता होती है, लेकिन फिर भी जो लर्नर है उनको आंसर करता है ताकि वो टीचर को सेटिस्फाई कर पाए। एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, डू नॉट नॉर्मली जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड दे डिमांड लिटिल थिंकिंग। देखिए जैसा आपको मैंने भी बताया, डिस्प्ले क्वेश्चन डिमांड करते हैं मेमोरी, मतलब लेवल हाई होना चाहिए बच्चे का। तो उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन आप गेन नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी पता है बस वो आप में से ड्रॉ आउट हो रहा है। नेक्स्ट है यूज टू चेक लर्निंग, और पता लगाने के लिए होते हैं कि भाई आपको वाकई ही कुछ आता है या नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेफरेंशियल क्वेश्चन। ये भी एक टेक्निक है, एक फीचर है क्लासरूम डिस्कोर्स का। ये ओपन माइंडेड होते हैं। रेफरेंशियल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो हम किसी से भी पूछते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हमें उनके बारे में नहीं पता, तो इसमें जो रियल आंसर होता है, जो जेन्युइन आंसर होता है वो लर्नर हमें देता है और इसमें वो थोड़ा सा थॉट्स लगाकर, एफर्ट लगाकर इसको आंसर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू सीक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक। देखिए अगर कोई थिंकिंग के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ आंसर दिया जा रहा है तो इसमें ये ऑब्वियस है कि वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। इसका एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट स्कूल। तो ये क्लोज एंडेड नहीं है, इसके आंसर मल्टीपल हो सकते हैं। तो रेफरेंशियल क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले क्वेश्चन। और डिस्प्ले क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, आर एसोसिएटेड विद द रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन
फैक्ट्स नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोज। लेकिन जो रेफरेंशियल क्वेश्चन होते हैं वो एसोसिएट होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपना एटीट्यूड, अपना एक्सपीरियंस, ये सब बताता है जो सिर्फ उसी को ही पता होता है एट द टाइम ऑफ कुकिंग। रेफरेंशियल और डिस्प्ले में कई बार डिफरेंस पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिए। जो डिस्प्ले क्वेश्चन है आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, डिस्प्ले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, जबकि रेफरेंशियल क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड होते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये बता सकते हो कि डिस्प्ले क्वेश्चन में जो आंसर है वो टीचर को पहले से ही पता होता है, और ये बात लर्नर को भी पता होती है कि आंसर टीचर को पता है, स्टिल ही और शी गिव्स द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आप रेफरेंशियल में ये लिख सकते हो कि भाई इसमें आंसर पता नहीं होता, इसमें सिर्फ वही पर्सन आंसर जानता है जिससे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप इसका कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्लोज क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन, हम इसके देख लेते हैं क्या है। क्लोज क्वेश्चन में सिंगल और करेक्ट आंसर ही होता है कि जैसे इज शिमला द कैपिटल ऑफ HP यानी हिमाचल प्रदेश, सो इज दिस ओके, राइट और नॉट। नेक्स्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन है हैज़ मोर देन वन आंसर, जैसे व्हेन एंड वेयर वी हैव टू गो फॉर अ राइड। नेक्स्ट है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन ये होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में सम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ टू इंडिया, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके अलावा 6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं। पहला दिया है नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और छठा एवेल्यूशन। तो होते क्या है ये देखते हैं। पहला नॉलेज। नॉलेज होता है किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए। ये हम कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे बुक से हो, चाहे कोई और भी सोर्स हो, इंटरनेट हो, कहीं से भी। जैसे कि वेयर इज़ द गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये एक टाइप से नॉलेज गेन करने वाला क्वेश्चन है। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी खुद की समझ के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सरेंडर वैल्यू। तो अगर ये सरेंडर वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है, इन्वॉल्व करता है वंस अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, ये किसी की अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे कि हाउ डज योगा हेल्प बिल्ड कंसंट्रेशन, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस होता है किसी आस्क फॉर लुकिंग एट पार्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को मतलब एनालाइज करने के लिए। जैसे कि इन व्हाट वेज इज़ अ सोलर हीटर बेटर और वर्स दैन एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज होता है आस्क टू कंबाइन देयर स्किल्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, सारे स्किल्स जो भी आते हैं उसको कंबाइन करना और एक नई नॉलेज, नया आइडिया जो है जनरेट करना। फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट कैन वी डू टू मेक रोड सेफ फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल, तो देखिए हम अपने सारे यहाँ पर स्किल्स लगा देंगे और इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट है एवेल्यूशन। एवेल्यूशन होता है आस्क टू मेक जजमेंट्स बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल आर लार्ज डैम्स बेस्ट आंसर्स टू वाटर एंड पावर शॉर्टेज, तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए हमारी चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक ह्यूज इम्पैक्ट डालती है लर्नर्स की पार्टिसिपेशन पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है पार्टिसिपेशन लर्नर्स के बीच में, मॉडिफाई करती है डिस्कोर्स को अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स कंफर्ट। नेक्स्ट है इनेबल करती है लर्नर को प्रोड्यूस करने में करेक्ट फॉर्म को। तो उसके बाद अगर गोल्स को देखें कि भाई क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला है ताकि उनको अच्छे से करेक्ट फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इवेल्यूएट किया जा सके उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लर्निंग। नेक्स्ट है क्लासीफाई करें जब भी ज़रूरी हो, प्रोवाइड करें लैंग्वेज की प्रैक्टिस, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, डिस्प्ले करें करेक्ट आंसर्स टू दम। इफ़ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन देन यू हैव इट इज़ मस्ट फॉर यू टू डिस्प्ले दम द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इनेबल्स करें दम टू प्रोड्यूस करेक्ट फॉर्म्स, कोई भी आप उसको कुछ भी बता रहे हैं तो उसकी करेक्ट फॉर्म में बताना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नॉलेज है, क्वेश्चन है पूछना, वो उनको इसलिए गोल किया जाता है ताकि वो कुछ ना कुछ नया सीख पाएँ, उनकी ऑरल में फ्लुएंसी आए, उनको इनेबल किया जाए ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। नेक्स्ट है इसके अलावा वाई क्वेश्चन। वाई क्वेश्चन मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा ही क्लासरूम इंटरेक्शन की क्वालिटी जो है बेटर होती जाएगी। इनिशिएट करते हैं लार्जर रिस्पॉन्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इनिशिएट करते हैं लॉन्गर रिस्पॉन्स को, सिर्फ एक ही वर्ड में ख़त्म होने वाला आंसर नहीं होता और उसको डिस्कशन को सस्टेन रखते हैं। कैजुअल टाइप से कन्वर्सेशन होती है इसमें और एक इंटरेक्शन के लिए बच्चे को स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि फटाफट क्वेश्चन पूछा और फटाफट उसने आंसर दिया। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आंसरिंग क्वेश्चन शुड बी गिवन टू एवरी सेक्शन ऑफ द क्लास। ये नहीं है पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए आप टाइमिंग अच्छी रख रहे हो और दूसरे बच्चे को टाइमिंग मतलब दे ही नहीं रहे, तो हर एक सेक्शन को टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वेट क्वेश्चन। वेट क्वेश्चन या वेट टाइम क्वेश्चन, द टाइम गिवन टू स्टूडेंट्स टू थिंक एंड फ्रेम एन आंसर इन सफिशिएंट टाइम शुड बी गिवन टू देम। इंक्रीज इन वेट टाइम रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन देयर और सब ये जो पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं उन सब में। तो देखिए वेट टाइम ऐसा टाइम होता है जो बच्चे को सोचने को, उसको कोई भी आंसर फ्रेम करने को बहुत इनसफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है, जिसमें बच्चा एक अच्छे से आंसर दे पाता है। रिसर्चर ये भी बताते हैं
कि इंक्रीजिंग वेट टाइम फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 और 4 सेकेंड्स कुछ ग्रेटर लर्नर पार्टिसिपेशन में चेंज लेकर आता है और कंट्रीब्यूट करता है हायर क्वालिटी क्लासरूम डिस्कोर्स में। तो ये जो हम वेट टाइम अगर बढ़ाते हैं तो लर्नर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, हायर क्वालिटी क्लासरूम डिस्कोर्स बढ़ता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन बढ़ता है, द एवरेज लेंथ ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, थिंकिंग टाइम बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर इनिशिएट करने लग जाते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्युलेटिव रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं, स्टेटमेंट और रिस्पॉन्स जो है वो इन्फेरेंस पर बेस करने लग जाती हैं, एक इंटरनेशनल स्पेस भी उनको प्रोवाइड किया जाता है और इनेबल्स करता है टर्न टेकिंग टू बी स्लो डाउन। नेक्स्ट है टीचर इको। टीचर इको का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ अटरेंसेज यानी स्टेटमेंट्स की रिपीटेशन इन द क्लास बाय द टीचर। टीचर इको तब होता है जब टीचर रिपीट करता है कि स्टूडेंट क्या कह रहा है एग्जैक्टली एज दे सेड इट। मान लो स्टूडेंट ने कुछ बोला और बार बार टीचर उसी को रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार बोले जाना, दैट इज़ टीचर इको। ये क्या, इसके फंक्शन क्या है? देखिए, कंफर्म करना करेक्टनेस को, मतलब कंफर्म कर रहा है कि वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। एज स्टूडेंट्स मम्बल्स सो आफ्टर दिस इट हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स टू हियर व्हाट द फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट। देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके फंक्शन है। पहले तो कंफर्म किया क्या वो करेक्टनेस है या नहीं है। दूसरा, जैसे बच्चे कई बार टीचर मान ले टेबल बुलवा रहा है तो बच्चों को नहीं आते तो वो सिर्फ मम्बलिंग कर देते हैं, अपना मुंह हिला देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अगर टीचर उनको एक बार और सही से बता देता है, इको कर देता है उस चीज़ की, तो बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझ जाते हैं और वो जो मम्बलिंग कर रहे हैं वो भी समझ जाते हैं कि आखिर मैडम ने बोला क्या है। एंकरेज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब समझ आएगा तभी वो बोल पाएंगे और एफर्ट करेंगे कम्युनिकेशन आपस में। हाउएवर रिपीटिंग एवरी एट्रेंस लाइक अ पैरट, बार बार तोते की तरह एक ही चीज़ को बोलना इज़ नॉट ए गुड क्वालिटी इनपुट, और ये बहुत सारी हमारा वैल्यूबल स्पेस और टाइम ले लेता है। पीपल डू नॉट एक्चुअली कम्युनिकेट इन दिस वे इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम किसी से एक ही स्टेटमेंट को बार बार बोलकर थोड़ी ना मतलब किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो रिड्यूस करना इको टाइम को कभी कभी एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी हो जाती है। दैट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द classroom. So we should try to extend wait time and reduce or decrease our teacher ego. नेक्स्ट है रिपेयर। रिपेयर होता है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कन्वर्सेशन। देखिए, ये एक लैंग्वेज सेंटर रिपेयर है और कंटेंट सेंटर रिपेयर है, जो डायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरैक्ट भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासरूम डिस्कोर्स का। जस्ट लाइक आवर क्वेश्चन नीड टू मैच आवर पेडागोजिक गोल्स। देखिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम कुछ उनके पैडागोजिकल गोल्स पूरे करना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारी चॉइस की स्पेसिफिक रिपेयर स्ट्रैटेजी है वो भी हमारे गोल से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई लाइक्स मैंगोज बाय स्टूडेंट, तो टीचर उसको ये कहेगा नॉट लाइक, इट्स लाइक, आई लाइक मैंगो। तो जब एक डायरेक्ट वे में ना बताकर टीचर मतलब इनडायरेक्ट वे में बच्चों को समझाता है तो एक कोवर्ट स्ट्रैटेजी होती है। ये करेक्ट रिस्पॉन्स लर्नर से ही, मतलब उनको हिंट देकर, तो बच्चे उनको रिपीट करते हैं और समझ जाते हैं, जिसे लैंग्वेज सेंटर रिपेयर भी कहा जाता है, जिसमें मेन फोकस लैंग्वेज का ही रहता है। टीचर का एम होता है इस इंटरेक्शन में टू क्लियरली प्रमोट फ्लुएंसी एंड गेट लर्नर्स टू स्पीक, ताकि वो फ्लुएंट हो जाए और बच्चों को बोलना आ जाए, अच्छे से बोलना आ जाए। देखिए, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग स्पीच लर्नर्स। कोई भी हम कन्वर्सेशन देखते हैं तो टीचर पहले क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं, फिर टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है। कुछ इस टाइप का क्लासरूम डिस्कोर्स हमने देखा। ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है वो टीचर बोल रहा है। तो टीचर जो है बच्चों को इतना नहीं दे रहा टाइम कि वो खुद को अपॉर्चुनिटीज़ दें और खुद कुछ ना कुछ बोल पाएँ। लेकिन क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब ही यही है कि बच्चों को एबल किया जाए, मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाएं और उनकी स्पीच को मॉडिफाई किया जाए उन लर्नर्स की व्हेन एवर रिक्वायर। तो यहाँ पे क्या है, फॉर मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नीड टू डिस्कस द मॉडिफाइंग स्पीच टू लर्नर। क्योंकि देखिए, होता क्या है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन और प्रोग्रेस में सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हम जब करते हैं तो एक लिंक होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आएगी तभी आप उस चीज़ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिना समझे तो हम नहीं कह सकते कि आप स्टेप मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ को नहीं समझते, इनपुट उनको नहीं समझ आ रहा जो भी उन्होंने रिसीव किया है, तो वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, दे विल रेयरली प्रोग्रेस। सेकेंड पॉइंट है, देखिए, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है टीचर का लर्नर पर, टीचर की लैंग्वेज का, लर्नर की लैंग्वेज का। तो टीचर को कुछ मॉडल करने चाहिए टारगेट लैंग्वेज अपने लर्नर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ उनका एक्सपोजर जो है लैंग्वेज का सिर्फ क्लासरूम में ही होता है जो वो यहाँ पर रिसीव करते हैं। थर्ड पॉइंट है, लर्नर काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं अंडरस्टैंडिंग में अपनी टीचर की स्पीच में। वो क्यों? हो सकता है कि रिडक्शन हो स्पीड ऑफ डिलीवरी में, या उनकी पिच क्लियर ना हो, वो गैप समझ ना आ रही हो। तो 4 एस्पेक्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज के, इज़ टू बी मॉडिफाइड। सबसे पहले वो कैब बिल्कुल सिंप्लीफाई होनी चाहिए। इडियोमैटिक फ्रेजेस, इडियम्स का यूज़ उनमें ना हो, बिल्कुल उसे अवॉइड किया जाए, और बेसिक लेवल पर सिखाने के लिए तो बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट है ग्रामर को सिंप्लीफाई होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करें, सिंपल अटरेंसेस यूज़ करें और प्रेजेंट टेंस का जहाँ तक हो सके यूज़ करें। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। देखिए, स्लो होनी चाहिए, आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए।
थर्ड है गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जाए ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो पाए। देखिए सिंपल वोकैब, शॉर्टर सेंटेंस और कम से कम इडियोमेटिक फ्रेजेस या फिर ना ही हो, ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ और गेस्चरेशन ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडिफाई करने के लिए स्पीच की लर्नर्स की स्पीच को नेक्स्ट देखिए क्या है, टार्डिफ ने आइडेंटिफाई किया 5 मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी। फर्स्ट सेल्फ रिपीटिशन, सेकंड लिंग्विस्टिक मॉडलिंग, थर्ड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, फोर्थ एक्सपेंडिंग इन एट्रेंसेस एंड फिफ्थ यूजिंग एक्सटेंसिव एलिसिटेशन। और वहीं लिंच ने कहा है कि अगर टीचर इस वे में मॉडिफाई करेगा अपने इंटरेक्शन को तो वो एक बेटर कम्युनिकेशन कर पाएगा। कन्फर्मेशन चेक, जैसे कि मतलब टीचर कुछ भी बताने के बाद पूछता है क्या वो बच्चे समझ पाए, तो वो कुछ ऐसे टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, सो डू यू मीन समथिंग लाइक और आगे उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, उनके अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए इंश्योर करेगा कि भी उनको समझ आया भी नहीं, उसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ अटरेंसेस। वैसे तो टीचर इको को मना किया गया, लेकिन ये रिपीटेशन अलग है। इसमें टीचर रिपीट करता है और वो कुछ मतलब इसलिए रिपीट करता है ताकि बच्चे मम्बल ना करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और वो उनको एक बेटर वे में एंकरेज कर पाए और वो आगे आकर मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन, डू यू मीन। नेक्स्ट है रिफॉर्मुलेशन, रीफ्रेज करने के लिए लर्नर की अटरेंसेस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स। नेक्स्ट है कंप्लीशन होता है एक लर्नर की कंट्रीब्यूशन को फिनिश करने के लिए। और बैक ट्रैकिंग मतलब एक बार फिर से अर्लियर पार्ट पर जाने के लिए किसी भी डायलॉग को, ताकि उनकी एक बार रिविजन जो है वो अच्छे से हो पाए। देखिए नेक्स्ट टर्म है स्कैफोल्डिंग वैसे हमने साइकोलॉजी में देखा है कि एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है किसी भी लर्नर को एक्सप्रेस करने के, मतलब उसको हेल्प करने के लिए ताकि वो मोर क्लियर हो पाए। लेकिन इट डिस्क्राइब्स द वेज इन विच टीचर प्रोवाइड्स लर्नर्स विद लिंग्विस्टिक टू हेल्प सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए बच्चे को हम चाहते हैं कि वो सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाए, तो उसके लिए लिंग्विस्टिक टाइप से सपोर्ट दे रही है टीचर, तो दैट इज़ नॉन एज स्कैफोल्डिंग। ये प्रोवाइड करता है लर्नर को कॉग्निटिव सपोर्ट, उसको संज्ञान से रिलेटेड थोड़ी सी मेंटली हेल्प भी दी जाती है डायलॉग वगैरह से, जैसे अब कोई टेस्ट चल रहा हो सपोर्ट, तो टीचर बच्चों में मोटिवेट करती रहती है ना कि भाई बच्चों करो जल्दी जल्दी अच्छे से, देखो ये आपको कराया था, मतलब कुछ भी इस टाइप से पॉजिटिव वे में उन पर इम्पैक्ट डालना, दैट इज़ कॉग्निटिव सपोर्ट। तो ये जो टेक्निक है हाईली इफेक्टिव होती है बच्चों को एंगेज करने में, उन्हें मोटिवेट करने में। स्कैफोल्डिंग में इंक्लूड क्या क्या होता है, रीफॉर्मुलेशन मतलब एक एरर करेक्शन टेक्निक है जिसमें टीचर रिपीट करता है कि टीचर ने मतलब लर्नर ने क्या कहा है, लेकिन उसको करेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है मॉडलिंग क्या है, एक अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन के लिए उनकी स्ट्रेस की भी अप्रोप्रिएशन होना और इंटोनेशन की भी, स्पीड की पिच कहाँ हाई जा रही कहाँ लो जा रही, ये सब मॉडलिंग में आता है। सो दैट लर्नर कैन हियर हाउ इट इज़ सपोज टू बी एंड देन मिमिक करना उसको और उसकी फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल अटरेंस को एक्सटेंड किया जाता है टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंडिंग। अटरेंस मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो गया, उसको अच्छे से समझाने के लिए टीचर अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी देती है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग हेल्प करता है हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हमारे क्लासरूम में। से लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जो है नेगोशिएटेड इंटरेक्शन होता क्या है, और इसमें आने वाले जो इशू हैं टॉक मैनेजमेंट के, टॉपिक मैनेजमेंट के, टर्न मैनेजमेंट में हम वो भी देखेंगे कैसे उनको समझा जाए। व्हेन स्टूडेंट टू टीचर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं कंटेंट के साथ तो वो हम बोलते हैं नेगोशिएटेड इंटरेक्शन। ये हेल्प करता है इन यूजिंग मल्टीपल एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज ताकि हम अपनी क्लासरूम इंटरेक्शन को मैनेज कर पाएँ। लर्नर्स जो रिसीव करते हैं इनपुट थ्रू नेगोशिएटेड इंटरेक्शन विल अचीव हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज टू। अंडरस्टैंड करने में नेगोशिएटिव इंटरेक्शन होती क्या है, डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ टॉक मैनेजमेंट एंड टॉपिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले टॉक मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है क्लासरूम डिस्कोर्स की जिसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, टीचर और लर्नर, वो कंडक्ट कर रहे हैं कुछ क्लासरूम कन्वर्सेशन को ताकि हम जो भी लर्निंग गोल है हमारा उसको अचीव कर पाएँ। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब क्या है, जिस तरह के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं और जिस तरह से बच्चे उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये बताता है कि कैसे क्लास को कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे क्लास को मैनेज किया जा रहा है, कैसे उनकी टॉक को मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि एंड जहाँ पर देखिए हमने IRF सीक्वेंस पढ़ा है जहाँ पर टीचर टाइटली कंट्रोल करती है क्लास की टॉक को, वो IRF स्ट्रक्चर होता है। टीचर डोमिनेटेड है, टीचर्स आर नॉट गिवन द चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनको बोलने का इतना मौका नहीं दिया जाता, लेक्चर टाइप होता है, तो इंटरेक्ट फ्रीली उसमें नहीं कर पाते, बस टीचर इनिशिएट करेगा, रिस्पॉन्स करेंगे लर्नर्स और उसके बाद टीचर ही फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो नेगोशिएटेड इंटरेक्शन हेल्प करेगा टीचर को टू ब्रेक दिस IRF पैटर्न, क्योंकि जो टीचर है देखिए वो एंगेज किया जाता है क्लासरूम में ताकि एक मीनिंगफुल क्लासरूम टॉक हो। सिर्फ ये नहीं कि टीचर ने बोला, चाहे स्टूडेंट्स को समझ आया हो या ना आया हो, टीचर ने अपना लेक्चर दिया क्लास में, अपने बारे में कहा, अपने जो भी टॉपिक था उसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ लेक्चर दिया और फिर चली गई।
लेकिन कम्युनिकेशन तो तब होता है ना जब बच्चे भी अपना ओपिनियन रखें, उनको समझ आया है नहीं आए वो भी बताएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले टीचर को इसको ब्रेक करना है और लर्नर्स टू स्ट्रगल इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स बाय प्रोवाइडिंग देम सम लिंग्विस्टिक क्यू कुछ उनको बच्चों को प्रोवाइड किए ताकि क्लासरूम टॉक भी एक मीनिंगफुल हो पाए और बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाएँ। तो ये हम कर कैसे सकते हैं, उनसे रेफरेंशियल क्वेश्चन पूछे। देखिए रेफरेंशियल क्वेश्चन हमने पीछे देखे थे जो ओपन एंडेड आंसर्स इंक्लूड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन को, अगर हम डिस्प्ले क्वेश्चन को कंपेयर करें तो। नेक्स्ट है रियल नेगोशिएटेड इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, कैन टेक प्लेस ओनली इफ वी फोकस ऑन द मीनिंगफुल कंटेंट इन द लर्नर रिस्पॉन्स रादर देन द इवेल्युएट इट लिंग्विस्टिकली। तो ये एक टाइप से जो है टेक प्लेस करेंगे जब हम फोकस करेंगे मीनिंग क्या है उस लर्नर के रिस्पॉन्स में, उसको इवेल्युएट लिंग्विस्टिकली ना करें बल्कि मीनिंगफुली करें। उसके बाद है हमारा टॉपिक मैनेजमेंट। देखिए टॉपिक मैनेजमेंट क्या होता है, कन्वर्सेशन विल ड्रिफ्ट फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। हर क्लास में ऐसे ही होता है कि टॉपिक टू टॉपिक कन्वर्सेशन होती है और हमें जो है मेन टॉपिक चूज़ करते वक्त बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, लर्नर को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो टॉपिक नॉमिनेट करे, क्योंकि इससे क्या होगा एक इफेक्टिव बेसिस ऑफ इंटरेक्शनल अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बच्चे अगर खुद से कुछ टॉपिक चूज़ करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ उस बारे में पता होगा, वो तभी टॉपिक बोल रहे हैं। और इससे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं, देखिए वे पहले तो एक सिस्टमेटिक वे में ये सब होगा, गिव करता है लर्नर्स को एक सेंस ऑफ फ्रीडम इन चूजिंग द टॉपिक। दिस सेल्फ एंड पीयर नॉमिनेटेड जो टॉपिक्स होते हैं बेनिफिट्स करेंगे मोर फ्रॉम टीचर, मतलब मोर देम फ्रॉम टीचर, क्योंकि उनसे टीचर अगर एक टॉपिक चूज़ करे उससे ज़्यादा अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों वाला ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऑल द टाइम एंड ये क्या होगा, अगर वो खुद से टॉपिक नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो खुद से मोटिवेटेड रहेंगे ऑल द टाइम, और ये उनको अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ और इनेबल कर पाएँ अपनी लर्निंग को भी एज वेल। तो इसमें देखिए होगा क्या, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इनपुट की उसे हम टेलर कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स ओन लेवल। तो तभी जो अगर उसने कोई टॉपिक चूज़ किया तो हम उसको उसी की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में हम उसको बताएंगे। और ये देखिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है नेगोशिएट मीनिंग के लिए। कोई भी अगर कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम आती है तो बच्चा खुद से अगर टॉपिक चूज़ कर रहा है तो मतलब ये है कि हाँ उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो एक इंटरेक्शन कर पाए। और फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव आउटपुट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। अगर उसको कुछ पता है बताएगा तो इसका मतलब ये है कि हाँ टीचर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है उससे। लास्ट है टर्न मैनेजमेंट, जिसमें टीचर प्ले करता है क्रूशियल रोल। देखिए टीचर ने क्या किया, यहाँ पे मैनेज किया है टर्न को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और अलाउ करता है लर्नर को टू चूज़ द टॉपिक देमसेल्व्स। तो टर्न टेकिंग जो है अगर करती है इन कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन तो सुनता है और दूसरा जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जैसे ही कन्वर्सेशन प्रोग्रेस होती है स्पीकर और जो लिसनर है उनके जो रोल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, बैक एंड फोर्थ हो जाते हैं, कभी कोई बच्चा पूछ रहा है और कभी कोई पूछ रहा है। फ्रेंड्स ये कुछ टॉपिक थे नेगोशिएट इंटरेक्शन के, टॉपिक मैनेजमेंट, टर्न मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।